अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सैयद कामरान हुसैन शाह और आज हम बात करेंगे CSS से जुड़े हुए एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की, दैट इज़ नोट्स मेकिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो उसमें जिस चीज़ में मुझे सबसे ज़्यादा मसले हुए थे वो मैं समझता हूँ कि नोट्स मेकिंग किस तरीके से CSS में करनी चाहिए। दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट बग मी अ लॉट because when you go to the internet you will find multiple ways of notes making for your CSS preparation. अब उस चीज़ में जब आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं तो उनके साथ बहुत सारे सवालात भी आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे जहन में बड़े सवालात, बड़ी उलझनें थी CSS नोट्स मेकिंग से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के अंदर मैं जितने एरियाज नोट्स मेकिंग के हैं वो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूं ताकि आप अच्छे तरीके से अपने नोट्स बना सकें। सबसे पहली चीज़ जो नोट्स मेकिंग में इम्पॉर्टेंट है, या ऐसा क्वेश्चन जो आपके जहन में भी आएगा कि आपको CSS के लिए नोट्स बनाने भी चाहिए या नहीं। कुछ लोग होते हैं उनको आदत होती है बुक्स के ऊपर जो है राइटिंग करने की, हाईलाइट करने की। वो समझते हैं कि ये चीज़ जो है ना काफ़ी है। CSS में आप एक टॉपिक को मल्टीपल डायमेंशन से पढ़ते हैं। This means that your sources vary. It varies from recommended books to research papers and to multiple other things which are associated with it. So if you keep on highlighting everything, you would not be able to organize them. एक प्लेटफॉर्म पे उसको आप जमा नहीं कर पाएंगे। तो उस सारी इंफॉर्मेशन को एक प्लेटफॉर्म पे जो जमा करने की ज़रूरत है, उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि CSS में नोट्स मेकिंग जो है इट इज़ मैंडेटरी फॉर मी। आई बिलीव दैट। अब हम इस चीज़ से बात करते हैं कि CSS में जो आप नोट्स बनाते हैं उनके अंदर कौन से ऐसे की एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत मसले भी एस्पायरेंट्स को होते हैं कि हम नोट्स बड़े डिटेल में बना रहे हैं, आखिर में नोट्स बनाने किस चीज़ के हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड नोट्स बनाने हैं। इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड नोट्स का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी इशू के ऊपर या किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं एंड यू हैव जॉटेड डाउन द डेफिनेशन। अलॉन्ग विद द डेफिनेशन व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसके रेफरेंसेस भी लिखने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप फेमिनिज्म की डेफिनेशन, पॉपुलिज्म की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं तो उस डेफिनेशन को मल्टीपल ऑथर्स ने बुक्स में किस तरीके से इंटरप्रेट किया हुआ है, आप रेफरेंस का एक कॉलम बना के वो भी लिखें। इससे होता ये है कि CSS के जो स्कॉलरली लेवल पे आपसे मांगी जाती हैं चीज़ें, उसमें आपको आसानी हो जाती है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने डेफिनेशन लिखी है जो आपने समझी है और उसको मल्टीपल जो आप सोर्सेज हैं जहाँ से आपने उनको उसके बारे में पढ़ के इस बाद ये डेफिनेशन निकाली है, वो भी आपने साथ लिखनी है। तो वो बड़ी इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड आपकी हो जाएगी। सेकेंडली, आपके नोट्स ब्रीफ होने चाहिए। सबसे बड़ा मसला आपका ये होता है कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर लिखना स्टार्ट करते हैं, यू कीप ऑन राइटिंग ऑन दैट, और उससे आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होती। तो अपने नोट्स ब्रीफ बनाना इट इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ब्रीफ बनाने से मकसद ये कि आप कुछ डायमेंशन सेलेक्ट कर लें हर चीज़, हर टॉपिक के लिए, जो कि मैं आगे बात भी करूँगा किस तरीके से आपने करनी है, और फिर उसी हिसाब से करें। नंबर 3, एक कॉन्सेप्ट है लॉन्ग नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स का, कि आपके नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं और शॉर्ट नोट्स बनाते हैं बाद में। आप ये चीज़ भी ना करें तो बेहतर है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने नोट्स ब्रीफ बनाएं, इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड आपने बना लिए। हाँ, अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप अपने उस कॉन्सेप्ट के आगे उसका बुक नंबर या जो भी रेफरेंस या पर्टिकुलर बुक जिसमें आपने डिटेल में उसको पढ़ा है दोबारा रिकॉल करने के लिए तो आप कर लें। तो इससे आपका एक मल्टीप्लिकेशन बन जाएगी शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स का। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। फोर्थ थिंग कि आपके नोट्स किस फॉर्म में होने चाहिए, हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, क्या चीज़ इसके लिए सूटेबल है। तो ये वेरी करता है। हार्ड नोट्स जो हैं वो यूजुअली कुछ लोग जो मेरी तरह होंगे उनका पेपर के साथ बड़ा अच्छा रिलेशनशिप होगा तो उनको आसानी होगी, ठीक है, और पढ़ने में आसानी है, कैरी करने में भी आसान होता है। लेकिन आपको उसको जब एडिट करते हैं, डायनामिक बनाते हैं, तो उसमें बड़ा आपको इशू होगा। मतलब आप उसको वहाँ पर वो पेजेस वगैरह पे दोबारा तो आप रीराइट नहीं कर सकते। तो दैट इज़ द कॉन। फिर आपके जो सॉफ्ट नोट्स हैं वो आ जाते हैं, आप लैपटॉप पे, टैबलेट से मल्टीपल जगहों पे अपने सॉफ्ट नोट्स बना सकते हैं। जब आप अपने सॉफ्ट नोट्स बनाएंगे तो उसमें एक बड़ा मसला होता है कि जब आप उसको रिपीट कर रहे होते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप स्क्रीन टाइम आपका बहुत बढ़ जाता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव फाउंड कि वो मुश्किल क्रिएट करता है। तो इनमें से लेकिन जो भी आपको सूटेबल हो आप कर सकते हैं। हाँ, सॉफ्ट नोट्स में आपकी चीज़ें डायनामिक हो जाती हैं, मतलब आप उसको ईजिली एडिट कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सॉफ्ट नोट्स। ओके, अब आपने नोट्स के अच्छे फीचर्स देख लिए। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यूजुअली जो क्वेश्चन भी आता है कि सर
पूरी साल प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो अब हम नोट्स को एडिट कैसे करें, डायनामिक कैसे बनाएं, इस तरीके से नोट्स तो बहुत बड़े होने लग जाएंगे। और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा होगा। तो आप ऐसा करें, आप अपने नोट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला नोटबुक नंबर 1 कर लें, जिसमें आप सब्जेक्टिव नॉलेज, मतलब सब्जेक्ट ओरिएंटेड अपनी कॉपीज़ बना लें। जो भी आपका सिलेबस है एफपीएससी का, उस सिलेबस पे जाएं, टॉपिक देखें, मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें, समझें और इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड वाले तरीके से उसको जॉट डाउन कर लें। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशंस में, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। फिर आपने एक और नोट्स बनाने जिसको हम फैक्ट बुक कहते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने एक वीडियो में फैक्ट बुक बनाई है, बनाने का तरीका समझाया है, आप उसको जाके देख लें। करना आपने क्या है कि जब आप अपने नोट्स बुक नंबर 1 के अंदर सारे कॉन्सेप्ट वगैरह लिख लेते हैं, और अगर उस कॉन्सेप्ट से फॉर एग्जाम्पल पॉपुलिज्म से रिलेटेड कोई नई स्टडी आ जाती है, आपने एक नीचे कॉलम बना के रखना है पेज नंबर या रेफरेंस का। एक कॉलम बनाना है जिसमें आपने फैक्ट बुक को के पेज नंबर मेंशन करना है। कि फॉर एग्जांपल आज आपने फेमिनिज्म या पॉपुलिज्म के बारे में कुछ पढ़ा है और आपने अपने फैक्ट बुक के पेज नंबर फलां के अंदर उसके वो लिख दिया है, तो वो पूरा फैक्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है कि आप पेज नंबर की रेफरेंस दे दें। तो इससे ये होगा कि आपके वो जो नोट्स हैं सब्जेक्टिव वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन पेज नंबर्स नीचे इंक्रीज होते रहेंगे और आपको एक ही दफ़ा काम करने पड़ेगा। और दिस थिंग रियली रियली वर्क्स। नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस हियर कि आपके नोट्स बुक नंबर 1, फैक्ट बुक के ऊपर तो हम बात कर चुके हैं। नोटबुक नंबर 1 को आप बनाना किस तरीके से? आप नोटबुक नंबर 1 के अंदर कुछ मल्टीपल चीज़ें लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटबुक नंबर 1 के अंदर कुछ चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के ऊपर नोट्स बनाते हैं। नंबर 1 तो आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट्स को आपने लिखना ये है कि कॉन्सेप्ट्स है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, रेफरेंसेस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके सूटेबल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। अच्छा, उससे रिलेटेड कंटेम्प्रेरी आपकी इन्फॉर्मेशन कौन सी चल रही है जो आपके फैक्ट बुक में आ जाएगी। और लास्टली जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि पास पेपर में जाके उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कौन सी डोमेन से क्वेश्चन आए उसको भी, उसमें भी आपने रिसर्च करके अपने नोट्स बनाने हैं। इससे आपको समझ भी आ जाएगी, हर डायमेंशन भी हो जाएगी और आप सीएसएस स्पेसिफिक हो जाएंगे। सेकंड जो चीज़ इसमें आ जाती है वो इश्यूज़ आ जाते हैं। इश्यूज़ यूजुअली कॉज एंड इफेक्ट बेसिस होते हैं, तो आप इश्यूज़ की डेफिनेशन या जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो लिख लें, उसके कॉजेज, इफेक्ट्स, रेमेडीज़ लिख लें। कंटेम्प्रेरी फैक्ट बुक के साथ उसका अलग से कॉलम बना लें पेज नंबर का, और वही स्पेसिफिक किसी डोमेन पे अगर उसके ऊपर बात हो रही तो उस पर डिवाइड कर लें। तो इस तरीके से जो इश्यूज़ होंगे उसके ऊपर भी आप बात कर। तीसरी चीज़ जो आपके नोट्स में आती है दैट आर थेरीज। अब ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आपकी थेरीज आएंगी। अब थेरीज को करने का तरीका ये है कि आपने थेरी पूरी लिखनी है, उसके प्रोपोनेंट्स लिखने हैं। प्रोपोनेंट्स में आपने देखना है कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी बुक्स हैं, ठीक है। फिर आपने देखना है कि उस थेरी से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कौन सी है, ठीक है। और वो भी आपने मल्टीपल लेवल्स पे देखनी है। इंडिविजुअल लेवल पे आप इस थ्योरी को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, नेशनल, सोसाइटी, इंटरनेशनल लेवल पे। तो आपकी थ्योरी की बड़ी अच्छी तरीके से आपका तैयारी हो जाएगी। और लास्ट डायमेंशन आपकी हो सकती है जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड या पास पेपर्स में जो डायमेंशन है। तो इस तरीके से आपके इश्यूज, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी थ्योरीज, ये 3 एरियाज हैं जो आप नोटबुक नंबर 1 में लिखते हैं। और उनको कितने एरियाज पे एक्सपैंड करते हैं ये भी आप लोग देख चुके हैं। अगर मैं पूरी डिबेट को कॉम्प्रीहेंसिव करके बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि नोट्स जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपने अपने सारे सब्जेक्ट्स के, फॉर एग्जांपल 10 सब्जेक्ट हैं तो उनकी 10 कॉपीज अलग कर देनी सब्जेक्टिव नोट्स के लिए, और नोटबुक नंबर 1 है। और उसके बाद एक आपने बुक अलग करनी है अपनी फैक्ट बुक बनाने की। वो बनानी कैसे हो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, वो जाके आप देख लें। फिर नोटबुक नंबर 1 को बनाने का तरीका ये है कि उसमें आपने 3 एरियाज के ऊपर जो है ना बातें लिखनी है अपने सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, सब्जेक्ट से रिलेटेड थ्योरीज, और अगर सब्जेक्ट में आप पे कोई इश्यूज हैं। अब ये हर सब्जेक्ट के डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, और उनको कितनी डायमेंशन में करना है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वो आप उस पर जाके देखेंगे। इस तरीके से आप बना लेंगे। हर कॉन्सेप्ट के नीचे आपने अपने फैक्ट बुक के रेफरेंस के लिए एक बॉक्स बनाना है। इस तरीके से आपके जो नोट्स हैं वो ब्रीफ भी रहेंगे, डायनामिक भी रहेंगे, और आप पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिक भी रहेंगे। आप बड़े अच्छे तरीके से सीएसएस को टारगेट कर लेंगे और आपको और फर्दर कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर डोमेन में नहीं होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई बिलीव कि आज की वीडियो के बाद एटलीस्ट नोट्स मेकिंग से रिलेटेड आपके जितने कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको कोई इस तरीके का स्पेसिफिक इशू है जो बग कर रहा है, just drop a message on my Instagram or in the comment box. I'll definitely reply you guys. Till then, thank you so much. और अगर आपको CSS से related कोई basic videos वगैरह देखने, do check it out. Some of the videos that I have. If you're a beginner, then there is particular video for that. Do check it out.
and tell me if there are something or some issues that bugs you right now. This is Sayed Kamran Shah. That's all for today. Thank you so much.